नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के BA थर्ड ईयर के सिलेबस के मुताबिक हम यहाँ पर क्लास पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने BA थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के यूनिट 1 के विषय के स्वरूप पर चर्चा की थी। हमने ये जानने का प्रयास किया था कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है और एकाधिकार यानी मोनोपोली क्या है। एक रिवीजन कराया गया जो आपने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा था। मित्रों, आज हम आपके सिलेबस पर चर्चा कर चुके हैं पहले ही। आज हम उस यूनिट फर्स्ट के एक टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है अल्पाधिकार। इससे पहले कि मैं अल्पाधिकार के बारे में आपसे बात करूं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने पिछली क्लास में क्या समझा और क्या पढ़ा। पिछली क्लास में हमने ये देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में 4 एजम्पशन हमने लिए, 4 मान्यताएं हमने देखी और उन मान्यताओं को लेकर हमने ये देखने का प्रयास किया कि किस तरह से कोई भी फर्म अल्पकाल में सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, असमान लाभ, एबनॉर्मल प्रॉफिट और हानि यानी लॉस की स्थिति में हो सकती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर हम दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में क्या स्थिति होगी। दीर्घकाल में क्या होगा कि दीर्घकाल में कोई भी फर्म अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती है, इस तरह से अपने आप को स्थापित करती है कि उसे सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। हानि प्राप्त करने वाली फर्में उद्योग से बाहर चली जाएंगी, साथ ही उद्योग भी सामान्य लाभ की स्थिति में होता है। फिर हमने क्या देखा, हमने एकाधिकार को देखा। एकाधिकार में हमने क्या देखा, एकाधिकार में हमने देखा एकमात्र विक्रेता है, कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं है, किसी नए फर्म का प्रवेश वर्जित है। इन तीनों मान्यताओं के साथ हमने ये पाया कि अल्पकाल में एकाधिकारी फर्में भी सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि को प्राप्त करती हैं। साथ ही साथ हमने उसमें आगे ये देखा था कि दीर्घकाल में कोई भी एकाधिकारी अपने लाभ को असमान लाभ के रूप में प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं कुछ अलग स्थितियों में उसे सामान्य लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है, पर सामान्यतया एकाधिकारी को दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में असमान लाभ यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा, यानी उनका जो AR होगा वो AC से अधिक होगा। मित्रों, हम इतने बातों पर कल चर्चा कर चुके थे। हमने आपसे कहा था कि इस पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार को समझने के साथ साथ हमने अंतिम में किस पर चर्चा की थी। हमने कहा था कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, सबसे पहले अपूर्ण प्रतियोगिता शब्द का जो प्रयोग किया वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने प्रयोग किया अपूर्ण प्रतियोगिता शब्द का, जबकि चैम्बरलिन ने इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने पिछले क्लास में देखा है, जब हमने सिलेबस पर चर्चा की थी, कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता। कल हमने इस पर भी बात की कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी बाजार अगर हम लें और अगर वह पूर्ण प्रतियोगिता यानी फुल कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होगा। हमने इस पर भी चर्चा की कि किस तरह से अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ही आप एकाधिकार को भी देखते हैं, आप एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता को भी देखते हैं और आप अल्पाधिकार को भी देखते हैं। आज हम किस पर बात करेंगे? आज हमको अल्पाधिकार पर चर्चा करनी है कि अल्पाधिकार क्या होता है, किस तरह से इसको बांटा गया है, कौन कौन से मॉडल आप इसमें पढ़ेंगे। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली। आज हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं? ओलिगोपोली पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अल्पाधिकार क्या है, कल भी हमने देखा था और बात की थी थोड़ी सी कि जो अल्पाधिकार होता है उसमें फर्मों की संख्या काफ़ी कम होती है। बहुत क्लियर तो नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा कहा गया कि इसमें क्या होता है, कुछ फर्मों के बीच में
कुछ फर्मों के बीच में प्रतियोगिता होती है। कुछ फर्मों के बीच प्रतियोगिता होगी। हमने आपसे यह भी कहा कि फर्मों की संख्या कितनी हो सकती है? फर्मों की संख्या 2 से 10 के बीच में हो सकती है। साथ ही साथ हमने आपसे यह भी कहा था कि अगर आप अल्पाधिकार के एक सरलतम मॉडल को लें तो आप उसमें क्या करेंगे? 2 फर्मों को लेंगे। और अगर आप 2 फर्मों को लेकर बाजार में कीमत निर्धारण और मांग निर्धारण या मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण करने जा रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं द्वैधाधिकार यानी डियोपोली बोलते हैं इसको। द्वैधाधिकार की आपको 4 थ्योरीज पढ़नी है इस साल। कौन कौन सी? आपको पढ़ना है कुर्नो को पढ़ना है, आपको बर्ट्रैंड को पढ़ना है, आपको इजवर्थ को पढ़ना है, आपको स्टेकलबर्ग को पढ़ना है। लेकिन उन सबसे पहले हम अल्पाधिकार के कुछ सामान्य सिद्धांतों को या कुछ जनरल थ्योरीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि अल्पाधिकार में किस तरह से कोई भी फर्म प्रतियोगिता करती है और किस तरह से कीमत का निर्धारण होता है। आइए, हमने कहा कुछ फर्मों के बीच में प्रतियोगिता होती है। इसी को एक इकोनॉमिस्ट हैं विलियम फिल्नर ने क्या कहा? विलियम फिल्नर ने अल्पाधिकार को कहा कि कंपटीशन एमंग द फ्यू, यानी जो कंपटीशन हो रहा है, जो अल्पाधिकार वो क्या है? कुछ में प्रतियोगिता है। ठीक है, विलियम फिल्नर ने इसे कंपटीशन एमंग द फ्यू, कुछ में प्रतियोगिता कहा। उस पर इसी टॉपिक को लेकर उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की। मित्रों, अल्पाधिकार में हमने आपको क्या बताया? कुछ फर्मों के बीच प्रतियोगिता होगी। फर्मों की संख्या कितनी होगी? 2 से 10 के बीच में होगी। 2 फर्में हैं तो इसका मतलब क्या? द्वैधाधिकार। और विलियम फिल्नर ने क्या कहा अल्पाधिकार को? कंपटीशन एमंग द फ्यू, यानी कुछ में प्रतियोगिता। आइए आगे बढ़ते हैं हम और अल्पाधिकार बाजार की एक सामान्य स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि अल्पाधिकार में बाजार का बंटवारा किस तरह से हो सकता है। चलिए, देखिए अल्पाधिकार में बाजार का बंटवारा कैसे होगा या बाजार कैसे निर्धारित होता है, कैसे कीमत निर्धारित होती है। इसके लिए 2 तरह की शर्तें या कह लीजिए 2 तरह की बातें प्रचलित हैं। अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली। देखिए, अल्पाधिकार में सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर वस्तु की प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें और वस्तु की प्रकृति के आधार पर समझने का प्रयास करें तो आप पाएंगे वस्तु की प्रकृति के आधार पर अगर आप अल्पाधिकार को देखेंगे, अल्पाधिकार को बांटेंगे तो अल्पाधिकार 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? पहले को बोलेंगे शुद्ध अल्पाधिकार। शुद्ध अल्पाधिकार का क्या मतलब होगा? शुद्ध अल्पाधिकार का मतलब होगा वह अल्पाधिकार जिसमें वस्तुएं विभेदित नहीं है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होने का मतलब क्या है? जो वस्तुएं कैसी होंगी? वो समरूप होंगी। कैसी होंगी? समरूप, यानी होमोजिनस होंगी, समरूप होंगी। ये प्योर ओलिगोपोली हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्योर ओलिगोपोली हो गया। दूसरा जो वस्तु की प्रकृति के आधार पर ओलिगोपोली होता है अल्पाधिकार को हम, जो दूसरा भाग है इसका क्या होता है? वो उसको हम बोलते हैं अशुद्ध या बोलते हैं अपूर्ण अल्पाधिकार। अपूर्ण अल्पाधिकार। चलिए, अपूर्ण अल्पाधिकार क्या है? अपूर्ण अल्पाधिकार वह अल्पाधिकार है जिसमें वस्तुओं में विभेद पाया जाएगा। वस्तुओं में विभेद का मतलब क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो इनमें क्या होगा? इसको आप क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में हमने आपसे क्या कहा? वस्तुएं कैसी होंगी?
विभेदित होंगी, यानी विभेदित वस्तुओं का उत्पादन कर विभेदित वस्तु। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ फर्म क्या करेगी, उत्पादन करेगी, सबके प्रोडक्ट विभेदित होंगे, अलग अलग होंगे, स्थानापन्न निकट स्थानापन्न होंगे, लेकिन विभेदित होंगे। विभेदित होने का मतलब है, हमने आपको बताया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है इंग्लिश में। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ फर्में उत्पादन कर रही हैं तो वो क्या करेंगी, उन्हीं के आधार पर कीमत और मात्रा का निर्धारण करेंगी। चलिए, ये हो गया वस्तु की प्रकृति के आधार पर अल्पाधिकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम इसको देखें समझौतों के आधार पर, कि समझौतों के आधार पर हम अल्पाधिकार को कितने रूपों में पाते हैं, कितने रूपों में देख सकते हैं। तो जब समझौते के आधार पर दो तरह से होता है, इसको समझ सकते हैं आप, दो तरह से अल्पाधिकार को आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका, पहले को क्या बोलेंगे, गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार। गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार। चलिए, गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होगा, तो गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार में जो विभिन्न फर्में उत्पादन कार्य कर रही हैं, फर्मों की संख्या कुछ है, कम है, 2 से 10 के बीच में है, तो गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है, उनके मध्य में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता, लिखित, अलिखित, मौखिक, किसी भी रूप में कोई भी समझौता नहीं होता है। ऐसे में फर्में क्या करती हैं, ऐसे में फर्में आपस में गला काट प्रतियोगिता करती हैं, यानी उनमें बहुत तीव्र प्रतिस्पर्धा होगी, और जब तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है तो उसके वजह से बाजार में क्या पाई जाएगी, बाजार में कीमत दृढ़ता देखने को मिलती है। कीमत दृढ़ता मतलब प्राइस रिजिडिटी। क्या होगा, कीमत दृढ़ता देखने को मिलेगा गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार में। तो गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार के भी आपको दो मॉडल पढ़ने हैं। पहला मॉडल कौन सा है, पहला मॉडल है पाल स्वीजी का मॉडल आप पढ़ेंगे, जिन्होंने कीमत दृढ़ता, प्राइस रिजिडिटी शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा मॉडल आप कौन सा पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, दूसरा मॉडल आप पढ़ेंगे हाल और हिच का मॉडल पढ़ेंगे कि कैसे पूर्ण लागत के आधार पर, यानी एसी के आधार पर इन्होंने अल्पाधिकार बाजार में संतुलन को प्राप्त करने का प्रयास किया, कीमत और मात्रा के निर्धारण का प्रयास किया। मित्रों, हमने आपको क्या बताया, समझौते के आधार पर क्या बताया कि दो तरह के स्थितियां पाई जा सकती हैं, एक तो समझौता होगा, दूसरा नहीं होगा। अगर समझौता नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित, मौखिक, अलिखित कोई भी समझौता नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, फर्मों में कीमत युद्ध हो जाएगा, तीव्र प्रतिस्पर्धा होगी, गला काट प्रतिस्पर्धा जिसको कहा जाता है वो होगी, और ऐसे में क्या पाया जाएगा, कीमत दृढ़ता यानी प्राइस रिजिडिटी पाई जाएगी। और जब प्राइस रिजिडिटी पाई जाएगी तो उसमें दो सिद्धांत आपको मिलेंगे, एक है पाल स्वीजी का सिद्धांत और दूसरा है हाल और हिच का सिद्धांत। मित्रों, ये तो हो गया गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार। अब अगर कपटपूर्ण अल्पाधिकार है, यानी वो लिखित, मौखिक या अलिखित किसी भी प्रकार का समझौता करने में सक्षम हो जा रहे हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे कपटपूर्ण अल्पाधिकार। कपटपूर्ण अल्पाधिकार। कपटपूर्ण अल्पाधिकार का मतलब कलुशिव ओलिगोपोली। चलिए, अब कलुशिव ओलिगोपोली में हमने आपको पहले ही बता दिया कि उनमें क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। समझौता कैसे हो सकता है, लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है या फिर मौखिक हो सकता है। इसको मैं इधर थोड़ा मिटा दे रहा हूं। चलिए,
हम आपसे बात कर रहे थे कपटपूर्ण अल्पाधिकार पर, कलुषियो ओलिगोपोली पर। हमने कहा कि कलुषियो ओलिगोपोली का मतलब है कि उनमें लिखित, मौखिक या फिर आप कह लीजिए कि अलिखित समझौता हो जाता है। यानी 2 से 2 जो 10 फर्में हैं वो आपस में गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि आपस में मात्रा का, कीमत का मिल बैठकर आपस में किसी तरह से एक संतुलन प्राप्त कर लिया जाए, या कह लीजिए कि एक कीमत का निर्धारण हो जाए और उनकी मात्रा जो है निर्धारित हो जाए। कपटपूर्ण अल्पाधिकार। कपटपूर्ण अल्पाधिकार 2 तरह से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है इसमें पहला हो सकता है कीमत नेतृत्व मॉडल। कीमत नेतृत्व मॉडल, इसको आप क्या बोलते हैं? प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप मॉडल। चलिए, प्राइस लीडरशिप मॉडल का मतलब क्या होता है कि विभिन्न फर्में, जो 2 से 10 के बीच में फर्में हैं, वो क्या करती हैं? वो एक फर्म को ये जिम्मेदारी दे देती हैं, या कह लीजिए कि वो आपस में बातचीत के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचती हैं और वो मान लेती हैं कि एक नेतृत्वकर्ता फर्म होगी और वही कीमत का निर्धारण करेगी। ठीक है, कीमत का निर्धारण की बात हो गई। कीमत नेतृत्व मॉडल में आप 2 तरह के मॉडल पढ़ेंगे, या कह लीजिए कि कीमत नेतृत्व मॉडल में जो भी फर्म कीमत का नेतृत्व कर रही है वो 2 तरह से चुनी जा सकती है। कौन से 2 तरीके हो सकते हैं उन पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। 2 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तरीका क्या हो सकता है? कम लागत के आधार पर। भाई, कोई भी फर्म कीमत नेतृत्व करने जा रही है, अगर उसकी कॉस्ट सभी फर्मों में सबसे कम आ रही है, सबसे कम लागत आ रही है, तो ऐसे में कीमत और मात्रा का निर्धारण जो फर्म करेगी वो कौन सी होगी? कम लागत वाली फर्म। यानी कम लागत वाली फर्म बताएगी कौन सा कीमत हो, और उसके आधार पर बाकी फर्में उत्पादन का कार्य करेंगी। दूसरी कौन सी फर्म हो सकती है जो कीमत का नेतृत्व करे? तो इसमें हम कहते हैं कि जो फर्म बाजार मांग में अपना बड़ा हिस्सा रखती है, यानी जो बड़े आकार वाली फर्म है, बड़े बाजार आकार वाली फर्म है, बड़े बाजार आकार वाली जो फर्म है वो क्या करे? वो कीमत का नेतृत्व करे। तो 2 तरह की स्थितियां आपको मिल गई कीमत नेतृत्व मॉडल में। एक, कम लागत वाली फर्म कीमत का नेतृत्व कर सकती है, प्राइस लीडरशिप का काम कर सकती है। दूसरा, जिसका बाजार आकार में हिस्सा बहुत बड़ा है, यानी वो फर्म कीमत नेतृत्व कर सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रधान फर्म भी कहते हैं, यानी प्रधान फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व, प्राइस लीडरशिप। कपटपूर्ण अल्पाधिकार में देख रहा था और उसमें हमने आपको क्या बताया कि कीमत नेतृत्व मॉडल पहला बताया। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति हो सकती है कार्टेल की। कार्टेल क्या है? 2 से 10 फर्में हैं, उनके बीच में इस तरह का कोई समझौता नहीं हो पा रहा है कि वो किसी फर्म को अपना नेतृत्वकर्ता माने। ऐसे में वो क्या करती हैं? ऐसे में वो अलिखित या मौखिक, यानी कार्टेल क्या है? एक प्रकार का अलिखित या मौखिक, वर्बल, एक अलिखित या मौखिक समझौता है। इस अलिखित या मौखिक समझौते में क्या होता है? हम जो विभिन्न फर्में हैं वो क्या करती हैं? एक केंद्रीय एजेंसी बना लेती हैं और इसी केंद्रीय एजेंसी के भरोसे वह कीमत और मात्रा के निर्धारण को छोड़ देती हैं। वो ये मान लेती हैं कि जो कीमत या मात्रा का निर्धारण होगा कि कौन सी फर्म कितना उत्पादन करेगी या कितना कीमत निर्धारित होगी, वो कार्टेल के भरोसे छोड़ देती हैं। कि कार्टेल यानी केंद्रीय एजेंसी निर्णय लेगी कि कौन सी फर्म कितना उत्पादन करेगी। मित्रों, ये हमने ये समझा कि जो अल्पाधिकार है उसको किस तरह से हम विभिन्न रूपों में दे सकते हैं या विभिन्न रूपों में विभाजित कर सकते हैं। हमने वस्तु की प्रकृति के आधार पर देखा, 2 तरह के अल्पाधिकार हो सकते हैं, शुद्ध अल्पाधिकार, अपूर्ण अल्पाधिकार। शुद्ध अल्पाधिकार में क्या है? प्योर ओलिगोपोली में क्या है? समरूप वस्तुओं का उत्पादन होगा और फर्में आपस में प्रतियोगिता करेंगी, तो शुद्ध अल्पाधिकार। अपूर्ण अल्पाधिकार का क्या मतलब है? इम्परफेक्ट ओलिगोपोली का क्या मतलब है कि जो भी फर्म उत्पादन करेगी या जो भी फर्में उत्पादन कर रही हैं उनकी वस्तुएं कैसी होंगी? विभेदित होंगी, और वो क्या करेंगी? चूंकि निकट स्थानापन्न वस्तु है तो ऐसे में वो क्या करेंगी? प्रतियोगिता करेंगी। दूसरी स्थिति हमने समझने का प्रयास किया समझौतों के आधार पर। हमने कहा समझौतों के आधार पर 2 तरह की
ओलिगोपोली दो तरह का अल्पाधिकार हो सकता है। हमने पहला पढ़ा कपटपूर्ण अल्पाधिकार, पहला पढ़ा था गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार। उसमें हमने दो तरह के मॉडल पढ़े, पाल-सूजी का मॉडल पढ़ा और हाल और हिच का पूर्ण लागत मॉडल पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कपटपूर्ण अल्पाधिकार यानी कोलोशियो ओलिगोपोली पढ़ी। हमने बताया कि ये दो तरह के मॉडल इसमें पाए जाएंगे। एक होगा कीमत नेतृत्व का मॉडल, जिसमें कोई फर्म कीमत का नेतृत्व करेगी, वह प्राइस निर्धारित करेगी कि किस कीमत पर ये कीमत है और उस पर जो फर्म जितना चाहे उत्पादन कर सकती है। फिर हमने कहा कीमत नेतृत्व कौन करे, तो उसमें कीमत नेतृत्व दो तरह से हो सकता है, प्राइस लीडरशिप दो तरह से हो सकती है। हमने कहा एक कम लागत वाली फर्म करे, दूसरा प्रधान फर्म करे। फिर हमने कार्टेल पर चर्चा की। हमने कहा कार्टेल क्या है, कार्टेल भी क्या है, कपटपूर्ण अल्पाधिकार यानी कोलोशियो ओलिगोपोली का भाग है। उसमें हम अलिखित या मौखिक समझौता करते हैं और उस अमौखिक समझौते हम क्या करते हैं, एक केंद्रीय एजेंसी का निर्माण कर देते हैं और वही केंद्रीय एजेंसी यह निर्णय लेती है कि किस तरह से उत्पादन करना है और कितनी कीमत रखनी है। मित्रों अब हम अब हमने अभी तक अल्पाधिकार को देखा कि अल्पाधिकार बाजार को हम किस तरह से विविध रूपों में बांट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्पाधिकार बाजार में यह देखने की कोशिश करेंगे कि अल्पाधिकार बाजार में क्या क्या मान्यताएं हैं या उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं या मान्यताएं। जब भी आप अल्पाधिकार को पढ़ें तब आप हमेशा टेलीकॉम सेक्टर के एग्जाम्पल को याद रखें कि जब जियो ने एंट्री की या आप अभी के हाल फिलहाल को देखें तो आप पाएंगे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या है, कितनी फर्में हैं, 4 से 5 फर्में हैं और वो किस तरह से प्रतियोगिता कर रही हैं। तो आपको अल्पाधिकार बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आप ये बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि अल्पाधिकार बाजार में किस तरह से प्रतियोगिता हो रही है और कैसे प्रतियोगिता हो रही है। आइए हम अल्पाधिकार बाजार की मान्यताओं पर चर्चा कर लेते हैं आज। अल्पाधिकार बाजार की मान्यताएं, एजम्पशंस। अल्पाधिकार बाजार की 4 मान्यताएं हैं। 4 मान्यताओं को आप पढ़ेंगे। पहली मान्यता कौन सी है, परस्पर निर्भरता की, परस्पर निर्भरता की, यानी इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी। देखिए होता क्या है परस्पर निर्भरता में कि परस्पर निर्भरता को जो सिद्धांत है, क्योंकि आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं फर्मों की संख्या कम है, कुछ ही फर्में आपस में प्रतियोगिता कर रही हैं, 2 से 10 फर्में ही हैं मान लीजिए। ऐसे में क्या है कि अगर कोई भी फर्म कीमत या उत्पादन संबंधी कोई भी निर्णय लेती है तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ेगा, दूसरी फर्म पर पड़ेगा। जैसे जब जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री की है ना, संचार क्षेत्र में जब जियो आया तो उसने क्या किया, उसने कैसे एयरटेल को, कैसे आइडिया को, कैसे वोडाफोन को प्रभावित किया। जियो ने जब एंट्री की उसके बाद उन्होंने क्या किया, 399 में क्या किया, उन्होंने 3 महीने के लिए ये तय किया कि 4G सेवा उपलब्ध कराएंगे अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। क्या उससे पहले एयरटेल ऐसा करते थे, क्या उससे पहले आइडिया ऐसा करता था, नहीं ना। उन्होंने क्या किया, एयरटेल आइडिया को प्रभावित किया। किसने, जियो ने एयरटेल आइडिया, जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की दूसरी कंपनियां थी, दूसरी फर्में थी, उनको प्रभावित किया। और उसके बाद क्या हुआ, परस्पर निर्भरता क्या है, एयरटेल आइडिया वोडाफोन सारे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में इन लोगों ने भी अपनी प्राइस कितनी कर ली, 399 कर ली, यानी परस्पर निर्भरता है भाई। एक फर्म निर्णय ले रही है, उसका दूसरे पर तुरंत प्रभाव पड़ रहा है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। क्या पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा होता था, नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता था, कीमत जो है उद्योग द्वारा निर्धारित हो जाती थी और वो क्या फर्में क्या कर सकती थी, केवल और केवल उत्पादन मात्रा का निर्धारण कर सकती थी। तो परस्पर निर्भरता किस में पाई जाएगी, केवल और केवल अल्पाधिकार में पाई जाएगी। दूसरी मान्यता को आप देखिए। दूसरी मान्यता क्या है आपकी, विक्रय लागतों का महत्व, विक्रय लागतों का महत्व, या कह लीजिए विक्रय लागतों और विज्ञापन व्यय का महत्व। देखिए हम फिर से उसी टॉपिक को वापस आ रहे हैं कि विक्रय लागतों का क्या महत्व है या विज्ञापन लागतों का क्या महत्व है। देखिए
जो विक्रय लागतों की सबसे पहले संकल्पना की थी, किसने की थी? आपको याद हो, अगर आपने पढ़ रखा है पहले ही, इसकी संकल्पना की थी चैम्बरलिन ने। चैम्बरलिन ने यह माना कि कोई भी फर्म हो, अगर वो अपने मात्रा को या उत्पादन मात्रा को या विक्रय मात्रा को बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करेगी? विक्रय लागतों का सहारा लेगी। अल्पाधिकार में क्या होता है? अल्पाधिकार में ये होता है कि विज्ञापन जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जियो की नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, जियो बेहतर नहीं चल रहा है। गाँव में, शहरों में जियो की नेटवर्किंग बहुत इशू है, बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे में एयरटेल एक विज्ञापन लेके आया, उसने कहा कि सबसे तेज़ हमारा नेट स्पीड हमारी सबसे अच्छी। उन्होंने क्या किया? विज्ञापन पर खर्च करना शुरू किया। उद्देश्य क्या है उनका? उनका उद्देश्य था कि जो जियो के कस्टमर हैं वो उनको अपनी तरफ खींच सकें, आकर्षित कर सकें। ऐसे में अगर जियो बेहतर सुविधाएं या दूसरी सुविधाएं ना दें, जियो उनके तुलना में कम विज्ञापन करे या विज्ञापनों को बहुत कम कर दे या विज्ञापन करे ही ना, तो ऐसे में क्या होगा? जो भी जियो के उपभोक्ता हैं वो किसकी तरफ होंगे? मूव होंगे, एयरटेल की तरफ मूव होंगे। तो इसलिए विज्ञापन व्यय क्या है? विज्ञापन व्यय अल्पाधिकार में फर्मों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है, यानी विज्ञापन व्यय बेहद महत्वपूर्ण है। आइए हम तीसरी मान्यता पर चर्चा करते हैं। तीसरी मान्यता है समूह निर्भरता की। समूह निर्भरता यानी ग्रुप बिहेवियर। देखिए, समूह निर्भरता में क्या होगा? हमने आपको पहले ही कहा कि जब भी आप अल्पाधिकार को पढ़ें, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री के उदाहरण को अपने मन में रखें। समूह निर्भरता कैसे है? हमने आपको शुरू में बताया कि जब जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में उसने अपना कदम रखा, उसने अपना पैर रखा, वो पहली बार आया, तो उसने कुछ महीनों बाद 399 रुपीज़ में रिचार्ज प्लानिंग शुरू की। उसने कहा 3 महीने में 399 रुपये में हम क्या क्या सुविधाएं देंगे? हम अनलिमिटेड कॉलिंग देंगे, अनलिमिटेड 1.5 GB पर डे के हिसाब से डाटा यूज देंगे, 4G डाटा। उससे पहले 4G की कीमत कितनी थी? 4G डाटा की कीमत कितनी थी? 4G डाटा आपको 700-800 रुपये में मिलता था, 1 GB डाटा। तो इसने क्या किया? परस्पर निर्भरता के आधार पर एयरटेल, आइडिया, इन सबको क्या किया? प्राइस कम करने पर मजबूर कर दिया। परस्पर निर्भरता के कारण ऐसा हुआ। देखिए, 3 महीने की प्लानिंग कितने में थी? 399 रुपये में। वर्तमान समय में 3 महीने की प्लानिंग कितने में है? 594 के आसपास है, या कह लीजिए 544 के आसपास है। कीमत कैसे बढ़ गई? जब फर्मों के बीच में इतनी तीव्र प्रतिस्पर्धा हो रही थी, ऐसे में कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या व्यक्त किया? इन्होंने समूह निर्भरता के सिद्धांत को व्यक्त किया। उन्होंने आपस में ऐसी बातचीत की होगी कि थोड़ा कीमत बढ़ा दो, इस तरह की कोई बातचीत हुई होगी, यानी उनके बीच में क्या है? सामूहिक निर्भरता थी। सामूहिक निर्भरता कैसे थी? सामूहिक निर्भरता थी कि परस्पर निर्भरता से आई। समूह निर्भरता कैसे आई? परस्पर निर्भरता से आई। अब वो क्या कर रहे हैं? समूह व्यवहार, सामूहिक व्यवहार प्रकट कर रहे हैं। यानी अब आप क्या देखेंगे? परस्पर निर्भरता के आधार, इंटरडिपेंडेंसी के आधार पर ये हो रहा है। 399, 544, यानी सबकी कीमतें आप देखिए, अब कोई 399 में नहीं दे रहा है। अब सब डेटा कितना बेच रहे हैं? 544 में बेच रहे हैं, 544 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये समूह व्यवहार का मान्यता हो गया। चौथी मान्यता क्या है? चौथी मान्यता है मांग वक्र की अनिश्चितता। मांग वक्र की अनिश्चितता। अनिश्चितता, इंटरडिटरमाइन हो जाएगा ये मांग वक्र। डिमांड कर्व कैसे? देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जब जियो 399 रुपये में डेटा दे रहा था, उस समय क्या हुआ? उस समय जियो क्लब के पास सारे कस्टमर चले गए, काफ़ी हद तक कस्टमर उनके पास चले गए। एयरटेल को छोड़ के लोग जाने लगे। एयरटेल ने भी अपनी कीमतें गिरा ली। उससे क्या हुआ? अब क्या हुआ? वर्तमान स्थिति को अच्छा छोड़िए, वर्तमान स्थिति को आप देखिए। वर्तमान समय में 544 रुपीज़ में आपको 3 महीने के लिए डेटा मिल रहा है। अब कोई फर्म, मान लीजिए एयरटेल के मन में आया कि चूंकि जियो ने हमारे साथ गलत बर्ताव किया था पहले, हम कीमतों को क्या कर दें? घटाकर 399 पे कर दें। कर सकते हैं वो। कीमतें कम होंगी, मांग बढ़ जाएगी, एयरटेल के कस्टमर बढ़ जाने चाहिए। लेकिन हमने पहले कहा कि परस्पर निर्भरता है, यानी अगर एयरटेल अपनी कीमतें कम करे तो यह आवश्यक नहीं है कि एयरटेल की मांग बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी एयरटेल के सिम की मांग?
इसलिए नहीं बढ़ेगी कि हो सकता है कि जियो, आइडिया, वोडाफोन ये सब भी क्या कर दें, अपनी कीमतों को कम कर दें। भाई आपने क्या मांग कर कैसे बनेगा? मांग कर कैसे ही नहीं बनेगा कि प्राइस घटेगी मांग बढ़ेगी, ऐसे ही बनेगा। प्राइस आप घटाते जाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना। इस पे आप प्राइस दिखाते हैं, इस पे आप डिमांड को दिखाते हैं। भाई प्राइस घट रही है, जैसे जैसे प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। Q0 से बढ़ के Q1 हो गया डिमांड, जब प्राइस P1 से घटकर P0 हो गया। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा अगर एयरटेल कीमतों को घटा रहा है तो हो सकता है जियो भी, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। परस्पर निर्भरता के आधार पर आप पढ़ चुके हैं, परस्पर निर्भरता के आधार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में अगर एयरटेल कीमतों को कम करके मांग को बढ़ाने का प्रयास करता है तो बाकी फर्में, चूंकि प्रत्यक्ष प्रभाव है, कम फर्में हैं, परस्पर निर्भरता है, ऐसे में वो भी कीमतों को घटा देंगे और हो सकता है मांग ना बढ़े, हो सकता है मांग थोड़ा बहुत बढ़ जाए। यानी मांग वक्र की जो अनिश्चितता है वो हमेशा ही अल्पाधिकार में बनी रहेगी। धन्यवाद।